हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको पता है कि हम सीटेट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सोशल साइंस पेपर 2 मैं आपको कराती हूँ। तो उसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जिसका आज डेट 12 है। इससे पहले 11 दिन में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करा चुकी हूँ और उनसे रिलेटेड जितने भी आपकी पीवाईक्यूज हैं वो भी सब मैं आपको करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट के दिसंबर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं करी है, तो भी आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ को देख सकते हैं और आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि एक-एक टॉपिक को मैंने बहुत ही सेलेक्ट करके लिया है, उससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन्स आए हुए हैं आपके पीवाईक्यूज़ जो हैं, वो सब मैंने ऐड करे हैं। ऐसा ही आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका बिफ़ोर इंडिपेंडेंस वाला फ़ेज़ और आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला फ़ेज़ वो काफ़ी बड़ा है। उसमें से आपके क्वेश्चंस अलग-अलग टॉपिक से पूछे गए हैं। पूरा तो वो बहुत सारा है, लेकिन जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक और वो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। सारा मैं ये आपको कंप्लीट कराऊँगी। ये 1-2 टॉपिक ही इसके और रह रहे हैं। इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस शुरू कराऊँगी आपकी। तो न 30th नवंबर तक मेरा टारगेट है कि आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो पूरी सीरीज़ है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप इसको 1-1, 2-2 बार ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। ये वही सारे टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्रॉप से रिलेटेड। यूरोप में क्रॉप भी कौन-सी वाली क्रॉप, उस टाइम पे जो सबसे वाली जो थी वो इंडिगो थी। इंडिगो और आपकी ओपियम। ओपियम कौन-सी थी? आपकी अफ़ीम। और इंडिगो ये जो कलर है उसकी खेती थी। उसके ऊपर इससे क्या हुआ था कि ये जो खेती हुई थी तो ये इतनी ज़्यादा, एक तरीके से कहते थे ना कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गई, या इसकी इतनी रिक्वायरमेंट थी कि ये बाकी के कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया था। और लोगों ने क्या किया था, वहाँ जो ब्रिटिश में लोग रह रहे थे उन्होंने वहाँ पे अपनी जॉब को छोड़कर वो यहाँ आके इस खेती का बिज़नेस करने के लिए भी आने लगे थे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा था। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या था कि इस खेती के बाद जो एक मिट्टी की जो एक क्वालिटी होती है ना, वो हर बार घट रही थी जितनी बार ये खेती हो रही थी। तो इसी से रिलेटेड जब महात्मा गांधी जी वापस आए थे इंडिया, तब एक किसान ने उनको ये सारी चीज़ें बताई थी और वहीं से ही उन्होंने फिर नील की खेती के विरुद्ध में ही उन्होंने चंपारण आंदोलन अपना शुरुआत करी थी वहाँ से। तो ये इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वो भी मैं आपको बाद में कराऊँगी। पहले हम ये टॉपिक को समझ लेते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी सब मैं आपको इसमें समझाऊँगी। The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crop। मतलब उनको ये लग रहा था ब्रिटिश वालों को कि इनको एक तो सभ्य बनाने की तो ज़रूरत है ही है। वो ये मान चुके थे कि ये असभ्य लोग हैं यहाँ के। तो दूसरा उन्होंने सोचा कि ये क्रॉप फसल भी उगा सकते हैं यूरोप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यूरोप में जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए ये इंडिया में फसल उगा रहे थे और यहाँ से उसको यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब यहाँ से बहुत कम दामों पे उन्होंने वो चीज़ खरीदी और वहाँ पर बहुत महंगी दामों में वो चीज़ बेची। तो इससे क्या हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। बाय द लेट 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, द कंपनी वाज ट्राइंग टू इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। मतलब अफीम की खेती और इंडिगो की खेती, मतलब बहुत ज़्यादा उसको वो बढ़ा रहे थे उसकी खेती को। इन द सेंचुरी एंड द हाफ ऑफ फॉलोड, द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टीवेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये क्या कर रहे थे, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इस कल्टीवेशन के लिए फोर्स कर रहे थे कि भाई आपको ये खेती करनी ही करनी है। और जैसे कि और बाकी इंडिया के जो और अदर पार्ट्स हैं उनमें भी ये अलग-अलग खेती कर रहे थे। मतलब एक जगह जैसे ये नील की खेती कर रहे थे, उसके अलग-अलग जगहों में जैसे कि ये जूट की खेती कर रहे थे बंगाल में, चाय की खेती कर रहे थे असम में, गन्ने की खेती कर रहे थे ये उत्तर प्रदेश में, गेहूँ की खेती कर रहे थे पंजाब में, कॉटन की खेती कर रहे थे महाराष्ट्र में और पंजाब में, राइस की खेती कर रहे थे ये आपका मद्रास में। तो इस तरीके की ये हर जगह खेती कर रहे थे और उससे अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। मतलब जो कर भी लगा रहे थे उसके ऊपर, सामान भी कम में खरीद रहे थे। इस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू करी हुई थी। अब ये हो किस तरीके से रहा था, द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड। ब्रिटिश ने इन्होंने क्या किया होता, बहुत तरीके के मेथड यूज़ करे हुए थे इस खेती के लिए, जैसे-जैसे कि उनको ज़रूरत हो रही थी। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका कलमकरी प्रिंट है, ये 20th सेंचुरी इंडिया में, और ये है आपका मॉरिस कॉटन प्रिंट है।
ये आप देख सकते हैं। द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वर प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। इंडिगो का प्लांट होता है, उसकी खेती होती है, उससे ये ब्लू कलर बनता है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। It is likely that the blue dye used in Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plant cultivation in India। मतलब ये ब्रिटेन में बनाई गई है, लेकिन ये वहां तक पहुंची कैसे? इंडिया में उसकी खेती हुई प्लांट से, इंडिगो प्लांट से। उसको फिर वहां पर ले जाया गया और वहां पे ये यूज करके ये कपड़ा बनाया गया। और इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे इंडिया जो था, वो सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का। अब इसकी जो डिमांड थी, वो कैसी थी? वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इसे क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमली इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ्स। उसकी क्या हुआ, ये क्या होता था कि इटली में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, फ्रांस में हो गया, कपड़ों को कलर करने के लिए इसको यूज किया जाता था। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट। तो बहुत ही कम एक तरीके से अमाउंट में ये आपका इंडिगो जो होता था वो यूरोपियन मार्केट्स में जाता था, और जो उसके प्राइस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे कि आपको पता है कि जब किसी चीज़ की बहुत डिमांड होती है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब उसकी डिमांड कम होती है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम भी हो जाते हैं। यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोट टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाई। अब ये क्या थे, ये जो यूरोपियन मार्केट्स के मैन्युफैक्चरर्स थे, ये एक और डाई के ऊपर डिपेंडेंट थे। वोट था जो कि वॉयलेट और ब्लू कलर बनाता था। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वोट वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। ये क्या था, ये यूरोप में बहुत इजीली अवेलेबल था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, ये नॉर्थन इटली में उगता था। साउथर्न फ्रांस हो गया, इन द पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन में भी। Worried by the competition from indigo, wood producer in Europe uh, uh, pressurized their governments to ban the import of indigo। और उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट इंडिगो के इम्पोर्ट को बैन करने के लिए भी कहा। जो क्लोथ वो डाई करते, क्लोथ ड्रायर्स तो थे, हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। और ये क्या करते थे, इंडिगो को एज अ डाई प्रेफर कर रहे थे। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि जो इंडिगो से जो कलर आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा आपका रिच था। मतलब उसका जो कलर हो गया, जो वो बाकी कलर कर रहे थे उससे वो बहुत अच्छा था। Whereas the dye from wood was pale and dull। और जब वो इससे कर रहे थे तो वो जो उनका कलर हो रहा था वो बहुत ज्यादा फीका और भद्दा सा हो रहा था। बाय द 17th सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं, यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूस परsuaded their government to relax the ban on indigo import। द फ्रांच began cultivating indigo at in Saint Domingo in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब जो इंडिगो की प्लांटेशन थी वो नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे जगहों पर होने लगी थी। अब बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी के एंड की बात करते हैं, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रो फर्दर। पहले तो वो डिमांड कम हो गई क्योंकि इम्पोर्ट उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 18th सेंचुरी की बात आई एंड में, डिमांड जो थी वो फिर से बढ़ी। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन इनॉमरस न्यू डिमांड ऑफ क्लोथ डाई। और उन्होंने जैसे कि अपनी ये कॉटन का जो प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया, तो उसके साथ जो कपड़ों को डाई करने की जो डिमांड थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, जैसे ही इंडिगो की डिमांड बढ़ी, existing supplier from the West India and America collapsed a variety of reasons। Between 1783 to 1789, the production of indigo in the world fell by half। Cloth dryers in Britain now desperately looked for a new source of indigo supply। अब ये क्या हो रहा था कि जब इस तरीके से फेल हो गया था, मतलब नहीं मिल पा रहा था, तो जो ब्रिटेन के जितने भी क्लोथ ड्रायर थे वो बहुत डेस्परेटली चाह रहे थे इंडिगो की सप्लाई उन्हें कहीं से मिल जाए। अब जो ब्रिटेन था उस टाइम पे वो इंडिया की तरफ टर्न हुआ। अब इंडिया की तरफ टर्न होने का उसका मतलब था कि फेस विद द राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप में जैसे ही डिमांड बढ़ी, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। कंपनी देखने लगी कि इंडिगो की कल्टीवेशन और कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे उसकी खेती हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने करना शुरू किया। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली इन बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। मतलब जो बंगाल में इंडिगो की कल्टीवेशन हुई वो इतनी ज्यादा हुई कि एक तरीके से पूरी दुनिया में ही वो
काफ़ी नंबर 1 पे ही आ गई कि यहाँ से इतनी अच्छी डिमांड हो रही है। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। मतलब जो 30% इंडिगो था वो क्या था, ये आपका इंडिया से जाता था। बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 90% और 1810 तक ये प्रोपोर्शन कितना बढ़ गया था, 95% हो गया। मतलब अगर हम देखें 1788 में ब्रिटेन में जो ये जा रहा था आपका, ये सिर्फ 30% था, लेकिन आपका 1810 तक आते-आते ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 95%। ठीक है। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रो, जैसे ही ये इंडिगो का ट्रेड बढ़ा था, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टेड इन इंडिगो प्रोडक्शन। कंपनी क्या किया, इंडिगो में, वो कहते हैं ना कि जो भी चीज़ बढ़ रही होती है लोग उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हुई। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब, जो कंपनी थी उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, इंडिगो का में बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, क्योंकि उनको ये दिखने लगा था कि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। न्यूमोरियस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया, इंडिया आए और यहाँ पे इन्होंने प्लांटर्स करना शुरू कर दिया। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, जिनके पास इंडिगो में पैसा, इंडिगो के प्रोडक्शन में लगाने के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने लोन लिया कंपनी से, बैंक से लोन लिया और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने इसमें पैसा लगाया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट थी वो किस तरीके से बढ़ी थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, वो है आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड बढ़ रहा था, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगिन इन्वेस्टेड इन इंडिगो प्रोडक्शन, ये हमने अभी पढ़ा था। Attracted by the prospect of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and become planters. Both are true and R is the correct explanation of A. ये आपकी यही नीचे वाली लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि जैसे कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादक में निवेश करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है, द इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज लेड टू द फॉलोइंग चेंजेस फॉर इंडियन वीवर्स। मतलब 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में क्या क्या चेंजेस आए थे। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई, रंगाई का धंधा अपना लिया था। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, स्वतंत्रता तो उस टाइम पे थी ही नहीं। डिजाइनों में बहुलता, शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम कराने की नई प्रणाली। उन्होंने क्या चीज करी थी कि उनसे पहले ही वो पेशगी ले लेते थे और फिर उनसे काम कराते, तो इस हिसाब से ए और डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए कि जो लोग सीटेट की सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।